हेलो फ्रेंड, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शिक्षा मित्र क्लासेस पर। मैं अमन सेजवाल, फैकल्टी ऑफ इंग्लिश, आज लेकर आया हूँ आप सभी के लिए बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन इंग्लिश सब्जेक्ट के, जो आपके एसएससी सीजीएल एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं सर। तो आज से हम उन क्वेश्चंस की एक सीरीज स्टार्ट करेंगे जिसमें हम हर वीडियो में कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करेंगे और उसके तरीके को, उसके पैटर्न्स को समझेंगे, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया जाए कम से कम टाइम में, और उसके पीछे का जो कॉन्सेप्ट है, उसके पीछे का जो बेसिक है, उसको कैसे समझ करके हम अच्छे से अच्छे क्वेश्चन को मतलब सॉल्व करें, उसका आंसर फाइंड आउट करें और फिर उसके अच्छे से अच्छे हम उसकी वजह से हम अच्छे मार्क्स को गेन कर सकें। सो आइए स्टार्ट करते हैं आज की हमारे फर्स्ट वीडियो और फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। ठीक है, आप सभी के सामने पहला क्वेश्चन गाइस हमारा है वॉइस से। सर आप सभी को पता है कि वॉइस मींस बोले तो पैसिव और एक्टिव वॉइस। यहाँ पर दो टाइप की वॉइस हैं सर। पहला है एक्टिव वॉइस, सेकंड है पैसिव वॉइस। सो वॉइस है क्या? वॉइस को समझने के लिए ये क्वेश्चन जो है ये एक्टिव एंड पैसिव का है, और जैसे कि आप सभी देख पा रहे हैं क्वेश्चन में मेंशन है कि चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस एक्टिव एंड पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। यानी कि जो आपके पास क्वेश्चन गिवन है उस क्वेश्चन को आपको ट्रांसफॉर्म करना है, किस फॉर्म में करना है कि अगर वो क्वेश्चन आपके पास एक्टिव में गिवन है तो उसको पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन करना है, और अगर पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन है तो उसका एक्टिव में आपको ट्रांसफॉर्म करना है अगर पैसिव में है तो। ठीक है, तो इसी चीज को देखने के लिए पहले हम वॉइस को समझते हैं, एग्जैक्ट में वॉइस है क्या, वॉइस की कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट को समझते हैं, उसका बेस देखेंगे और उसके कुछ इंपॉर्टेंट चीजों को देखेंगे, उसके बाद फिर हम इस क्वेश्चन पे आएंगे। आइए गाइस स्टार्ट करते हैं अपना वॉइस। पहले क्या है वॉइस? सर मेरा आपसे क्वेश्चन है कि वॉइस है क्या। जब भी मैं वॉइस की बात करता हूं, जब भी इंग्लिश ग्रामर में हम एक ये चैप्टर आता है जिसका नाम है वॉइस। क्या नाम है दोस्तों? माय फ्रेंड, वॉइस। वॉइस मींस बोले तो सबसे पहला वॉइस, यानी कि सबसे वॉइस में सबसे फर्स्ट काइंड होता है एक्टिव, और इसके बाद होता है इसका पैसिव। डिफरेंशिएट की बात करें कि सर एक्टिव में और पैसिव में डिफरेंशिएट क्या है या डिफरेंस क्या है इन दोनों में। सो एक्टिव में हम देखते हैं एक नॉर्मल सा स्ट्रक्चर जहां पर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब देन ऑब्जेक्ट लिखा होता है। लेकिन क्या सेम यही स्ट्रक्चर क्या हमारे पैसिव में भी लिखा होता है? नो सर। सर उसी को तो ट्रांसफॉर्मेशन करना है, उसी का तो हमें ट्रांसफॉर्म करना है, और वही हमारे वॉइस बताते हैं। तो हम उसमें क्या करते हैं कि जो हमने एक्टिव में देखा ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट को हम सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को हम लेकर के इस ऑब्जेक्ट को हम इसको यहां लेकर आते हैं सबसे पहले। उसके बाद जो एक्टिव में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब है, इस हेल्पिंग वर्ब की जगह हम लोग लिखते हैं गाइस चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। क्या लिखते हैं दोस्तों? चेंज्ड हेल्पिंग वर्ब। ठीक है, एक्टिव के अंदर जो ये हमारी मेन वर्ब है वो अकॉर्डिंग टू द टेंस रहती है, यानी कि वहां पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म और फिफ्थ फॉर्म भी रहता है। बट वॉइस के अंदर, वॉइस मींस बोले तो पैसिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ मेन वर्ब का जो पैटर्न फॉलो होता है दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। इसके अलावा पैसिव में और भी कोई वर्ब यूज नहीं होती है। इसके बाद गाइस हमारे पास आता है हमारी सुटेबल प्रेपोजिशन। क्या गाइस? सुटेबल प्रेपोजिशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यूजली मैं देखता हूं कि बच्चों को सिर्फ ये बताया जाता है कि वॉइस के अंदर सिर्फ और सिर्फ बाय प्रेपोजिशन ही यूज की जाती है, बट ऐसा नहीं है। बाय के साथ साथ हमारे पास और भी प्रेपोजिशन है जो हम यूज करेंगे, और अभी इसके बाद हम लोग समझेंगे कि क्या है। और फिर लास्ट में आता है हमारा एजेंट। एजेंट यानी कि ये वही एजेंट है जिसको हमने सब्जेक्ट का नाम दिया। सर क्या नाम दिया? सब्जेक्ट। यानी कि सब्जेक्ट ये वही सब्जेक्ट है जो हमारे सेंटेंस के स्टार्ट में, यानी कि एक्टिव में जो सबसे पहले स्टार्ट होता है, ये वही हमारा सब्जेक्ट है, और इसको हम पैसिव के अंदर इसको हम एजेंट के नाम से जानते हैं सर। ठीक है, सो ये आपको पता है कि इसमें नॉर्मल सा कॉन्सेप्ट जो फॉलो हो रहा है कि सब्जेक्ट लास्ट में आएगा, ऑब्जेक्ट पहले आएगा, बट ये जो हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब उठ करके हमारी क्या हो जाएगी? चेंज हेल्पिंग वर्ब। सर ये चेंज हेल्पिंग वर्ब क्या है, इसको अभी हम समझेंगे। और उसके बाद मेन वर्ब, इसमें डिफरेंट काइंड्स ऑफ मेन वर्ब होगी, लेकिन इसमें वन एंड ओनली हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहने वाली है, और वॉइस में ये कभी चेंज नहीं होती। तो आइए इसके आगे समझते हैं कि ये चेंज हेल्पिंग वर्ब है क्या सर। तो चेंज हेल्पिंग वर्ब दोस्तों ध्यान से समझिएगा, ये चेंज हेल्पिंग वर्ब कहते क्या है। ये चेंज हेल्पिंग वर्ब एक्टिव में क्या होती है और पैसिव में क्या होती है। सो एक साइड हम लिखने वाले हैं, एक वन साइड में कि एक्टिव में हमारी फॉर्म क्या रहेगी, और फिर चेंज होकर के ये पैसिव में हमारा क्या रह जाएगी सर। सो एक्टिव में अगर मैं बात करूं, एक्टिव में अगर मैं सबसे पहले प्रेजेंट टेंस की बात करता हूं माय डियर फ्रेंड्स, अगर मैं प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस की बात करता हूं
तो प्रेजेंट टेंस के इंडेफिनिट टेंस में जो रहने वाली हेल्पिंग वर्ब है यानी कि जो मेन वर्ब है वो हमें पता है कौन सी होती है, वो होती है माय डियर फ्रेंड्स डू एंड डज, और साथ में उसके मेन वर्ब फॉलो होती है यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में फॉलो होती है। लेकिन जब मैंने इसके वॉइस की बात की तो वॉइस में ये चेंज होकर के हमारा आया इज एम आर, और साथ में इसके बाद आई थर्ड फॉर्म, ये रहा हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सर, पैसिव में मतलब एक्टिव से पैसिव में चेंज। उसके बाद जब हमने देखा इस प्रेजेंट के कॉन्टिन्यूअस की बात की, सर कॉन्टिन्यूअस में क्या रहता है, सो कॉन्टिन्यूअस में हमें पता है कि कॉन्टिन्यूअस में हमारी जो मेन वर्ब रहती है वो रहती सर हेल्पिंग वर्ब रहती है, वो रहती है इज एम आर, और उसके बाद मेन वर्ब रहती है V4। लेकिन क्या पैसिव में भी यही रहेगा? नहीं माय डियर फ्रेंड्स, पैसिव में क्या चेंज हो जाएगा, आई एम सॉरी, पैसिव में क्या रहेगा, पैसिव में इज एम आर रहेगा, और इज एम आर में चेंज लाने के लिए हमें क्या यहाँ पर नीड, कंटिन्यूटी को डिनोट करने के लिए बीइंग हमें यहाँ पर एज अ पार्टिसिपल यूज करना पड़ेगा, और देन फिर हम वर्ब की थर्ड फॉर्म यहाँ पर हम यूज करेंगे। आगे बढ़ते हुए इसी सीक्वेंस में हमें मिला सर परफेक्ट टेंस। परफेक्ट टेंस इसके बाद आता है, आप सभी जानते हैं माय डियर फ्रेंड, परफेक्ट टेंस में क्या होता है, परफेक्ट टेंस में माय डियर होता है हेल्पिंग वर्ब जो यूज की जाती है वो यूज की जाती है माय डियर हैज हैव, और हैज हैव के बाद जो मेन वर्ब आती है वो आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म। लेकिन क्या पैसिव में भी सेम हेल्पिंग वर्ब होती है? यस सर, सेम तो होती है, इट मींस के हैज हैव तो फॉलो होता है, लेकिन इसके साथ में बीन और फिर देन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। हमें ये बीन लगाने की क्यों नीड हुई, हमें ये बीन लगाने की, इसको हमने एज अ पार्टिसिपल यूज किया, क्यों? क्योंकि अगर हम इसको यूज नहीं करते तो सर हमारा एक्टिव और हमारे पैसिव में कोई चेंजेस नहीं होते, कोई डिफरेंस नहीं होता, और हमें यहाँ नीड है दोनों में डिफरेंशिएट करने की गाइस, क्योंकि एक है हमारा एक्टिव की हेल्पिंग मेन वर्ब और दूसरी है हमारे पैसिव की हेल्पिंग वर्ब। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। उसके बाद आता है सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। कौन सा गाइस? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में अगर मैं एक्टिव की बात करूं तो हैज हैव की बात करता है, और हैज हैव के बाद सर बीन, देन उसके बाद वर्ब की फोर्थ फॉर्म की बात करता है। बट लेकिन आगे अगर हम बढ़ते हैं तो इसके लिए कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होती, यानी कि इसका कोई भी पैसिव नहीं होता, तो इसलिए हम लोग यहां लिखते हैं इसका नो पैसिव। नो पैसिव इट मींस क्यों? क्योंकि सर अगर यहाँ बीन है तो इसके आगे हमारे पास और कोई पार्टिसिपल नहीं है जो हम इसको यूज कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पर इसके लिए कोई भी पैसिव नहीं है इसका, तो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कोई पैसिव नहीं होता। इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगर हम आगे बढ़े तो अभी हमने बात की प्रेजेंट टेंस की, और अब हम बात करेंगे माय डियर पास्ट। तो पास्ट में सबसे पहले आता है हमारा इंडेफिनिट टेंस। कौन सा माय डियर? इंडेफिनिट टेंस आता है। इंडेफिनिट में अगर मैं एक्टिव का बात करूंगा तो एक्टिव में आता है हमारा क्या, एक्टिव में आते हैं हमारी डिड हेल्पिंग वर्ब, और डिड के बाद आता है हमारा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। लेकिन जब मैंने इसकी पैसिव की बात की तो इज एम आर की जगह यहाँ पर हो गया सर वॉज वर्ब। इज एम आर मैंने क्यों कहा माय डियर फ्रेंड? क्योंकि अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो वहां पर डू डस था, डू डस प्रेजेंट को डिनोट करता है, सिमिलरली हमारा डिड, डू डस का पास्ट मींस डिड होता है, तो इसी वजह से उसका जब डू डस चेंज होकर के इज एम आर हुआ था तो सेम उसी सीक्वेंस में, सेम उसी वे में इज एम आर चेंज होकर के यहाँ पर क्या हो गया, वॉज वर्ब हो गया, और यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। अगेन हम बात करें नेक्स्ट इसके टेंस की, कंटिन्यूअस की। सो कंटिन्यूअस में माय डियर क्या रहेगा? कंटिन्यूअस में आपको पता है कि प्रेजेंट पास्ट कंटिन्यूअस में, यानी कि जो आपका एक्टिव में पास्ट कंटिन्यूअस आता है उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या रहती है माय डियर फ्रेंड? वाज वर्ब प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म रहती है। लेकिन क्या पैसिव भी इसका सेम रहेगा? नो सर, सर वाज वर्ब तो आएगा, बट वाज वर्ब के साथ में सर आएगा आपका बीइंग, और बीइंग के बाद आएगी सर आपकी थर्ड फॉर्म। एज यू नो दैट, एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि आपका सिर्फ और सिर्फ ओनली पैसिव के अंदर मेन वर्ब थर्ड फॉर्म ही फॉलो होता है। फिर हम मूव ऑन किया हमने परफेक्ट के ऊपर, और परफेक्ट किसका परफेक्ट? पास्ट का परफेक्ट माय डियर फ्रेंड्स, किसका? पास्ट टेंस का परफेक्ट, यानी कि सो पास्ट परफेक्ट में क्या हेल्पिंग वर्ब आती है? हैड आती है, और उसके बाद मेन वर्ब जो हमारी फॉलो होती है दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब फॉलो होती है। और इसी को चेंज करते हुए जस्ट आज हम आगे बढ़े और हमने देखा कि हैज का पास्ट क्या हुआ? हैड हुआ, और हैड के बाद क्या हुआ? बीन हुआ, बीन के बाद हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म आया सर। क्लियर हुआ? ठीक है। उसके बाद आया सर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस किसका माय डियर? परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस आया हमारा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और इसकी अगर मैं एक्टिव की बात करूं तो इसमें हैड बीन प्लस V3 का यूज, V4 का यूज होता है, आई एम सॉरी माय डियर, तो यहां पर यूज होगा नो पैसिव। क्या यूज होगा माय डियर? नो पैसिव फॉर्म। ये रहा आपका पास्ट टेंस। और अब मैं अगर इसी सीक्वेंस को फॉलो करते हुए अगर मैं इसके फ्यूचर की बात करूं, फ्यूचर टेंस, तो फ्यूचर का इंडेफिनिट
फ्यूचर इंडेफिनिट, हमें पता है कि एक्टिव में सर क्या आता है, इसमें विल शैल आता है। विल शैल के बाद इंडेफिनिट है, इसलिए फर्स्ट फॉर्म आया, तो इसका फ्यूचर में क्या होगा सर, विल शैल तो आएगा बिकॉज ये फ्यूचर को डिनोट करता है। इसके बाद बी लगेगा एज अ पार्टिसिपल, देन उसके बाद हमारे थर्ड फॉर्म यूज आएगा। क्यों? क्योंकि हम डायरेक्ट बी शैल के बाद में थर्ड फॉर्म का यूज नहीं कर सकते, इसी वजह से हमें इस पार्टिसिपल बी की हमें नीड हुई यहाँ पर सर। उसके बाद आया कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लोग देखते हैं कि एक्टिव में गाइस बी विल शैल प्लस बी प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज होता है, लेकिन जब बी यहाँ पर एज अ पार्टिसिपल यहाँ पर यूज हो गया तो यहाँ पर सो इसका पैसिव में कोई भी पार्टिसिपल नहीं बचता, इस वजह से फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का कोई भी पैसिव नहीं होता है माय डियर फ्रेंड्स, ठीक है। देन फिर बात करते हैं हम लोग परफेक्ट की, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की। और फ्यूचर परफेक्ट टेंस हमारा क्या हुआ कि विल शैल की बात करी फ्यूचर परफेक्ट टेंस ने हमारे, और उसके बाद आया सर हैव के बाद आया हमारा थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। लेकिन जब हमने इसके पैसिव की बात की तो पैसिव में आया हमारा विल शैल, विल शैल के बाद आया हैव के बाद हमने यूज किया बीन एज अ पार्टिसिपल, देन हमने यूज किया थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। उम्मीद है सर आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्या हमारा ये पैसिव है, ये एक्टिव है इस साइड, और इस साइड क्या है हमारा पैसिव। और सिमिलरली हमारा परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, जैसे कि हमने प्रेजेंट में देखा वैसे ही हम लोग पास्ट में देखा, और वैसे ही अब हम लोग देखेंगे सर फ्यूचर में कि सर इसका तो क्या रहता है सर, इसमें तो विल शैल प्लस हैव प्लस बीन प्लस बी4 रहता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी पार्टिसिपल ना होने की वजह से यहाँ पर आया हमारा नो पैसिव। सो ये जो मेन चार्ट है सर, ये मेन चार्ट है जो हमें बताता है कि किस टेंस को, किस टेंस का पैसिव किस टेंस में चेंज होगा, क्या उसकी हेल्पिंग वर्ब रहने वाली है, क्या उसकी मेन वर्ब रहने वाली है। यही मेन चीज है गाइस, यही मेन चीज है जो हमें बताएगा। और सिर्फ इसी चीज को देख करके वॉइस की हम हर एक क्वेश्चन को, चाहे वॉइस का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, उस हर एक क्वेश्चन को हम सिर्फ और सिर्फ सेकंड्स के अंदर हम उसके आंसर्स को बहुत अच्छे से मार्क कर सकते हैं, और उसके आंसर को हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं सिर्फ इसी चीज को याद करके। और इसी चीज को बहुत अच्छे से समझने की नीड है हमें, ना कि एक अच्छा मतलब याद करने की नीड है, बिकॉज लर्निंग एक ऐसी होती है विद अंडरस्टैंडिंग ही अप्रोप्रिएट मानी जाती है, ना कि सिर्फ किसी भी चीज को क्रैम करके या उसकी क्रैमिंग करके, ठीक है। ओके, उसके बाद गाइस आगे बढ़ते हैं इसी सीक्वेंस में। एक वर्ड मैंने यूज किया था यहाँ पर सुटेबल प्रेपोजिशन गाइस। अब ये देखते हैं कि सुटेबल प्रेपोजिशन है क्या माय डियर फ्रेंड्स। ये सुटेबल प्रेपोजिशन कहते क्या है सर? तो सुटेबल प्रेपोजिशन जैसे कि मैंने आपको बोला था कि अगर आपको पता हो कि काफी लोगों से हमने सुना है कि वॉइस के अंदर सिर्फ एक ही प्रेपोजिशन है जो यूज होती है, दैट इज बाय। लेकिन ऐसा नहीं है माय डियर फ्रेंड्स, सिर्फ बाय ही यहाँ पर यूज नहीं होती है सुटेबल प्रेपोजिशन। सर बाय इज यूज फॉर लिविंग बीइंग ओनली। बाय जो प्रेपोजिशन है बाय, वो किसके लिए यूज होती है? लिविंग बीइंग के लिए यूज होती है ओनली। अगर मैं बात करूं तो पर्सन के लिए यूज होती है। लेकिन क्या वॉइस में एक्शन सिर्फ और सिर्फ पर्सन के द्वारा ही कराया जाता है क्या? और किसी के द्वारा एक्शन नहीं हो सकता? बिल्कुल किया जा सकता है सर। और अगर जो दूसरी प्रेपोजिशन है सर वो है हमारी विद, और विद प्रेपोजिशन हमारी यूज होती है किसके लिए? विद प्रेपोजिशन यूज होती है या तो हमारे टूल के लिए या फिर यूज होती है इंस्ट्रूमेंट के लिए माय डियर। किसके लिए? इंस्ट्रूमेंट्स के लिए यूज होती है। ये इंस्ट्रूमेंट क्या है और टूल क्या है सर? सर इंस्ट्रूमेंट वो होता है जो हमारे फंक्शन को इजी बनाता है, यानी कि मेक्स आवर फंक्शन इजी। और टूल क्या है? टूल वो है कि जिस ऑब्जेक्ट को हम लोग मतलब यूज करें किसी भी चीज को रिपेयर करने के लिए या फिर मेंटेन करने के लिए, तो वो हमारा क्या कहलाता है माय डियर फ्रेंड्स? वो हमारा टूल कहलाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो प्रेपोजिशन है सुटेबल प्रेपोजिशन, वो फर्स्ट है हमारी बाय, सेकंड है हमारी विद, नेक्स्ट है हमारा टू। गाइस ये जो टू प्रेपोजिशन है ये अगर एक्टिव सेंटेंस के अंदर अगर हमारा सर मैरी यूज होगा या फिर हमारा नो यूज होगा, अगर ये दोनों एज अ मेन वर्ब रहेंगी तो फिर हमारा प्रेपोजिशन यानी कि टू यूज होगा। कहां पर? जब हम इसका एक्टिव से पैसिव के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन करेंगे माय डियर फ्रेंड्स। और नेक्स्ट प्रेपोजिशन फिर हमारी जो सुटेबल आती है वो आती है माय डियर फ्रेंड्स इन। और इन क्या कहता है? इन इज यूज फॉर मीडियम। किसके लिए यूज किया जाता है? किसके लिए यूज किया जाता है माय डियर फ्रेंड्स? मीडियम के लिए, या मीडियम के लिए ही हमारी प्रेपोजिशन इन का यूज किया जाता है। अनदर प्रेपोजिशन हम लोग यूज इसके लिए नहीं कर सकते। और लास्ट में प्रेपोजिशन हमारी एट है। एट किसके लिए यूज की जाती है सर? एट जो है वो एट यूज की जाती है समथिंग के लिए, यानी कि कोई भी मतलब ऐसा वो एजेंट हो
जो एक मतलब समथिंग हो, नॉन लिविंग हो या समथिंग हो, उस चीज के लिए हम लोग प्रेपोजिशन एट का यूज करते हैं। सो गाइस ये जो है ये सारी की सारी हमारी प्रेपोजिशन क्या है, ये वो सुटेबल प्रेपोजिशन है जो हम लोग पैसिव में यानी कि एक्टिव से पैसिव में ट्रांसफॉर्म करने के दौरान हम लोग इन सुटेबल प्रेपोजिशंस का यूज करते हैं। सो यहाँ पर एक सबसे बड़ी गलती जो बच्चा करता है कि हर एक वॉइस में जो बाय सिर्फ ओनली प्रेपोजिशन सोचता है, वो बिल्कुल नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 5 प्रेपोजिशंस हैं जो हम लोग यूज करते हैं, और मेक श्योर आपको भी इस चीज का ध्यान रखना है कि आपको जहां पर जो सुटेबल प्रेपोजिशन होगी सिर्फ और सिर्फ उसी का यूज करना है। गाइस समझ में आया? ठीक है, ओके एक बार हम इस चीज को देखते हैं कि हमने ये देखा कि सिर्फ और सिर्फ वॉइस के अंदर यानी कि जब पैसिव एक्टिव से हम लोग पैसिव में हम लोग चेंजेस करते हैं तो सारी जगह हमने एक ही वर्ब देखी है, दैट इज थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब। कौन से वर्ब देखिएगा? इस सिर्फ और सिर्फ हमने थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब देखिए कि पैसिव की पहचान ही यही है सर जो हमारी थर्ड फॉर्म की बात करता है। आइए, उम्मीद है आपको इतना समझ में आया होगा। आइए अब चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कहता है सर हमसे? क्वेश्चन कहता है कि डिड द बॉयज टेक परमिशन टू गो आउट टुडे। सर क्वेश्चन ये कह रहा है कि डिड द बॉयज टेक परमिशन गो आउट टुडे। सबसे पहले हमें इस क्वेश्चन मार्क से हमें पता चला कि ये क्वेश्चन कैसा है। सो माय डियर फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन है हमारा इंटरोगेटिव। सर कौन सा क्वेश्चन है? इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। इंटरोगेटिव क्वेश्चन क्या होता है कि जिसमें क्वेश्चन पूछा जाता है सर, बेसिकली क्या होता है जिसमें क्वेश्चन आस्क किया जाए सर, ठीक है ना। सो इंटरोगेटिव होता है। इंटरोगेटिव क्वेश्चन का ये सेंटेंस का हमें पता है कि क्या फॉर्मूला होता है, क्या कॉन्सेप्ट होता है, कैसे वो यूज किया जाता है, कैसे फ्रेम किया जाता है। सो फ्रेमिंग उसकी की जाती है कि द बॉयज, अगर हमारा यहाँ पर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट से पहले हमेशा हमारी क्या लिखी जाती है माय डियर फ्रेंड? यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? यहाँ पर हमारी हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है। क्या लिखी जाती है? हेल्पिंग वर्ब लिखी जाती है सब्जेक्ट से पहले। ओके, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट देखा, सब्जेक्ट के बाद हमें दिखा टेक, और टेक हमारी है फर्स्ट फॉर्म ऑफ अ वर्ब। और अभी मैंने ठीक आपको बताया कि क्या फर्स्ट फॉर्म कभी किसी पैसिव में यूज की जा सकती है? नहीं सर, फर्स्ट फॉर्म कभी भी किसी पैसिव में यूज नहीं की जाती। क्यों? बिकॉज पैसिव के अंदर सिर्फ और सिर्फ ओनली वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज होती है, कभी भी फर्स्ट फॉर्म यूज नहीं होती। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, फिफ्थ फॉर्म तो हमारी एक्टिव पैसिव के अंदर यूज होती है, एक्टिव वॉइस के अंदर यूज होती है, ना कि पैसिव वॉइस के अंदर। सो इससे हमें ये क्लियर हुआ कि ये जो सेंटेंस है, ये डिड द बॉयज टेक परमिशन टू गो आउट, ये सेंटेंस है हमारा एक्टिव का सर। सो अब हमें इसको चेंज करना है, इसकी वॉइस को चेंज करना है किस फॉर्म में? इसके वॉइस को हमें चेंज करना है सर, इसको पैसिव फॉर्म में चेंज करना है। सो पैसिव के लिए क्या चाहिए हमें? जो मेन वर्ब है हमारी टेक, इस टेक का हमें थर्ड फॉर्म चाहिए। आपको पता है फर्स्ट फॉर्म टेक की क्या होती है? फर्स्ट फॉर्म टेक की टेक ही होती है, सेकेंड फॉर्म इसकी टुक होती है, और थर्ड फॉर्म इसकी होती है माय डियर फ्रेंड टिकन। ये इसकी थर्ड फॉर्म है, ये इसकी सेकेंड फॉर्म है, और ये इसकी फर्स्ट फॉर्म है। सो बताइए थर्ड फॉर्म हमें चाहिए। थर्ड फॉर्म हम ऑप्शंस में चेक करेंगे किस किस के पास में है सर। सो थर्ड फॉर्म हमें क्या? यहाँ पर टेकिंग दिखा, टेकिंग दिखा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता सर। उसके बाद हमें क्या दिखा? यहाँ पर टेकिंग दिखा, ये हो सकता है सर, हो सकता है, लेकिन हमें और भी ऑप्शन चेक करने की नीड है। नीचे हमने देखा यहाँ पर टेकिंग दिखा, ये हो सकता है, ये नहीं हो सकता सर, क्योंकि हमें टेकन की नीड है। यहाँ पर हमें दिखा टेकन, यहाँ ये भी हो सकता है, लेकिन हमें और क्या चेक करने, क्योंकि हमारे पास 2 ऑप्शंस ऐसे हैं, 2 ऑप्शंस को तो हमने एलिमिनेट कर दिया, लेकिन 2 ऑप्शंस ऐसे हैं जिनमें दोनों के पास हमारे पास थर्ड फॉर्म यूज हुई है सर। यहाँ पर भी थर्ड फॉर्म है, और माय डियर फ्रेंड यहाँ भी थर्ड फॉर्म है। तो अब इसमें से हमें क्या देखना है? अब हमें देखना है इसका टेंस को आइडेंटिफाई करके इसकी हेल्पिंग वर्ब को। गाइस डिड किसके अंदर आता है? डिड अभी मैंने आपको बताया, अभी हमने नेक्स्ट स्लाइड में देखा कि हमारे पास डिड किस में आता है। अगर मैं बात करता हूं कि पास्ट की, पास्ट इंडेफिनिट के अंदर हमारा डिड यूज होता है, और डिड के बाद V1 यूज होती है। क्या हमारे क्वेश्चन में डिड प्लस V1 यूज हुआ है? बिल्कुल हुआ है सर। डिड द बॉयज टेक परमिशन। सो टेक यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म में, डिड हमारा यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का सेंटेंस है। तो जब हम चेंज करेंगे तो इसका हमें क्या चाहिए? वॉज वर हमारे पास होना चाहिए, उसको देख करके। तो देखते हैं सर क्वेश्चन क्या है कि डिड द बॉयज टेक परमिशन। सो डिड हमारा यानी कि पास्ट इंडेफिनिट, सो ये होना चाहिए या तो वॉज या वर। अब हमारा इसमें ऑब्जेक्ट क्या है सर? टेक द परमिशन। सो परमिशन क्या है? परमिशन हमारा यहाँ पर ऑब्जेक्ट हुआ, क्योंकि ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद ही हमारा ऑब्जेक्ट वर्ब के बाद आता है। अब परमिशन कैसा ऑब्जेक्ट है? परमिशन हमारा ऑब्जेक्ट कैसा है माय डियर फ्रेंड? परमिशन हमारा ऑब्जेक्ट है सिंगुलर। जब ये ऑब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है तो हेल्पिंग वर्ब भी यहाँ क्या आएगी? सिंगुलर आएगी, क्योंकि हमें पता है सर कि वॉज जो वर्ब है वो आती है हमारा सिंगुलर के लिए, और जो वर्ब वो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो आती है हमारा प्लरल के लिए। सो यहाँ पर जो वर्ब रहने वाली है वो सिंगुलर कौन सी किस में गिवन है सर? वॉज, ऑप्शन सेकंड में। और हमारा थर्ड वाला ऑप्शन था, थर्ड वाले में क्या है? हैड। क्या हैड आएगा? बिल्कुल नहीं आएगा। सो ये देखते हुए हमने सिर्फ हमारा आंसर हमें मिला द
करेक्ट आंसर विल बी द सेकंड ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन गाइस? सेकंड ऑप्शन ही हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो उम्मीद है गाइस ये कॉन्सेप्ट आपको वॉइस का अच्छे से समझ आया होगा। इस चीज को बहुत अच्छे से ध्यान रखना कि कैसे हम लोग चेंज करते हैं, कैसे हम लोग क्या करते हैं, कौन सी प्रेपोजिशन यूज की जाती है, कौन सी सुटेबल प्रेपोजिशन है, और कौन कौन सा चार्ट हमारा जो है जो हम लोग यूज करते हैं, कौन सी एक्टिव में मेन वर्ब है जो पैसिव में होकर के मेन वर्ब चेंज होगी, एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है जो पैसिव में मेन वर्ब। अल्टीमेटली देखा जाए तो सिर्फ आपको गाइस क्या रखना है, आपको सिर्फ ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब्स का, बिकॉज पैसिव में तो चाहे कोई भी टेंस हो आपकी सिर्फ थर्ड फॉर्म ऑफ अ वर्ब ही यूज होनी है, बट पैसिव आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है पैसिव के अंदर कि आपको उसकी हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, वो कौन सी चेंज होने वाली है, स्पेशली आपको उसको ध्यान रखना है। सो उम्मीद करता हूं गाइस आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ आया होगा, और इसका आंसर क्या, इसका आंसर रहने वाला है ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। वाज परमिशन टू गो आउट टुडे टेकन बाय द बॉयज गाइस। Am I right guys? Okay. So मूव करते हैं अनदर क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आइए सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है सर? आइडेंटिफाई द बेस्ट वे टू इंप्रूव। सर इसमें हमें क्या करना है, द बेस्ट वे करना है टू इंप्रूव द अंडरलाइन पार्ट। सर अंडरलाइन पार्ट क्या? अंडरलाइन पार्ट जो हमारे सेंटेंस का अंडरलाइन पार्ट है, यानी कि हमारे पास एक सेंटेंस दिया होगा, हमारे पास एक क्वेश्चन गिवन होगा, उस क्वेश्चन में जो अंडरलाइन पार्ट होगा हमें उसके इंप्रूवमेंट को जस्ट हमें नीड है उसको सर्च करने की, कि जो वो गिवन है जो अंडरलाइन पार्ट है क्या उसका कोई इंप्रूवमेंट बन सकता है या नहीं बन सकता है, वो हमें नीड है उसको देखने की। सो क्या है, ऑफ द गिवन सेंटेंस इफ देयर इज नो इंप्रूवमेंट, अगर वहां पर कोई भी इंप्रूवमेंट नहीं होता है सो वहां पर आप लोग क्या मार्क करेंगे, नो इंप्रूवमेंट आपका फिर आंसर रहने वाला है। सो आते हैं क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है हमसे कि माय रीसेंट लंदन ट्रिप वाज रियली स्पेशल। सर यहां पर ये जो बिकॉज है ये है हमारा गाइस क्या, ये कंजंक्शन है सर। यहां पर कैसे यूज हुआ है माय डियर फ्रेंड, कंजंक्शन की तरह यूज हुआ है, और आपको पता है कि कंजंक्शन को ही हम लोग कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं। कौन से वर्ड्स कहते हैं माय डियर फ्रेंड? कनेक्टिंग वर्ड्स कहते हैं। ये ऐसे वर्ड्स होते हैं जो टू वर्ड्स को, टू सेंटेंसेस को, टू फ्रेज को दो आपस में कनेक्ट करने का काम करें, वही हमारे कंजंक्शंस कहलाते हैं। ओके सो इस कंजंक्शन से पहले हमारे पास एक सेंटेंस है, दैट इज माय रीसेंट लंदन ट्रिप वाज रियली स्पेशल। उसके बाद कंजंक्शन यहां पर यूज हुआ, आई वाज बीइंग एबल टू मीट माय नेफ्यू एंड हिज फैमिली आफ्टर मैनी ईयर्स। सर बिकॉज के बाद आई आया एज अ सब्जेक्ट, यहां प्रोनाउन यूज हुआ है पर्सनल प्रोनाउन, और उसके बाद वाज बीइंग एबल टू मीट, यानी कि वाज बीइंग एबल टू मीट हमारा अंडरलाइन पार्ट है माय डियर फ्रेंड्स। तो उस अंडरलाइन पार्ट की तरफ हमें ध्यान से देखना है और देखना है कि गिवन ऑप्शंस में से क्या उसमें से कोई उसका आंसर हो सकता है या उसका कोई बेस्ट वे हो सकता है उसको इंप्रूवमेंट करने का या नहीं करने का। सो गाइस देखते हैं। सर अंडरलाइन पार्ट के अंदर वॉज हमने वर्ब देखी, वॉज ठीक है क्योंकि यहां पर भी वॉज है, तो दोनों ही सेंटेंसेस में पास्ट टाइम की बात हो रही है। सर पहले वाला सेंटेंस भी पास्ट टाइम की बात कर रहा है, सेकंड सेंटेंस भी पास्ट टाइम की बात कर रहा है, तो टाइम की कोई इशू नहीं है, इट मींस कि वॉज ठीक है। लेकिन उसके बाद जब हमारी नजर हुई बीइंग की ओर, सो बीइंग की ओर गाइस बीइंग क्या कहता है? सर बीइंग के फंक्शंस काफी हैं सर, बीइंग के फंक्शंस काफी हैं सर। बीइंग को हम एज अ वर्ब भी यूज कर सकते हैं, बीइंग को एज अ हम लोग नाउन भी यूज कर सकते हैं, और बीइंग को एज अ हम पार्टिसिपल बोले तो हम लोग एडजेक्टिव की तरह भी हम लोग यूज कर सकते हैं। लेकिन बात यहाँ पर है क्या यह बीइंग की इन तीनों में से कहीं पर नीड है? क्यों? अगर वर्ब की तरह या नाउन की तरह वर्ब के बाद यूज होने से रहा सर, वो क्योंकि इसके बाद एडजेक्टिव है, एडजेक्टिव से पहले कभी भी सर हमारा एडजेक्टिव से पहले कभी भी हमारा नाउन यूज नहीं होता सर, एडजेक्टिव के बाद ऑलवेज हमारा नाउन यूज होता है। एडजेक्टिव क्यों बोला मैंने? एबल को एडजेक्टिव यहाँ पे इसलिए बोला क्योंकि वो एबल उसकी योग्यता, यानी कि वो योगी है, वो एबल है उस चीज को बताने के, वो नाउन को क्वालिफाई करने का, नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करने का काम कर रहा है। तो ये आई यहाँ पर एबल है इस चीज के लिए, इसलिए ये एडजेक्टिव हम यहाँ पर इसको कह सकते हैं। लेकिन ये वर्ब जो बीइंग के यहाँ पर यूज हो रहा है एज अ वर्ब की तरह हम समझ सकते हैं, लेकिन क्या आपको लगता है गाइस कि यहाँ पर वर्ब की नीड है? आई वॉज बीइंग एबल टू मीट, आई वॉज बीइंग एबल टू मीट, मैं बीइंग हो रहा हूं, मतलब मैं एबल हो रहा हूं। क्या पर्सन हो सकता है सर एबल? बीइंग होना, मतलब एबल होने से क्या मीनिंग है सर? यहाँ पर जो मीनिंग है थोड़ा सा हमारा ठीक मतलब नॉनसेंस टाइप का निकल कर आता है कि मैं एबल हो रहा हूं अपने मिलने के लिए, नहीं मैं एबल था या मैं एबल हो रहा था, नहीं सर। सिचुएशन ऐसी थी कि आप एबल थे अपने नेफ्यू से मिलने के लिए और उसकी फैमिली से मिलने के लिए, इस वजह से यहां पर हमें इस गिवन बीइंग की यहां पर कोई भी नीड नहीं है। ये बीइंग हमारा यहां पर यूज करने की हमें कोई भी नीड माय डियर फ्रेंड्स यहां पर नहीं है। सो इसी वजह से यहां पर देखिए एम एबल टू तो होने से रहा, नो इंप्रूवमेंट इसमें हैज एबल टू था, कोई लेना देना नहीं है हमारा। सिंपल सा सेंटेंस है, नॉन एक्शन की बात कर रहा है कि आई वाज एबल टू मीट माय नेफ्यू एंड हिज फैमिली आफ्टर मैनी ईयर्स। सो यहां पर वाज एबल टू ही हमारा करेक्ट आंसर रहने वाला है। सो
द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. Correct answer is option A, my dear. Was able to meet. So correct answer होगा my recent London trip was really special because I was able to meet my nephew and his family after many years. I hope guys ये क्वेश्चन भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा सर. ओके मूव ऑन करते हैं गाइस अनदर क्वेश्चन के ऊपर. हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है गाइस हमारा सिलेक्ट द मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक गाइस. अब हमारे पास ये ब्लैंक दिया हुआ है. इस ब्लैंक के अंदर हमें जो गिवन 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास वो हमें फिल करने हैं. पहला ऑप्शन गाइस क्या है हमारा काइंडनेस, सेकंड क्या है प्लेजर, थर्ड क्या है एडमायरेशन और फोर्थ ऑप्शन है हमारा हार्मनी गाइस. लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन पहले पढ़ते हैं हम लोग. ऑल ह्यूमन बीइंग्स मस्ट लर्न टू लिव इन डैश विद नेचर. सर देखिए अगर हम ऑप्शंस को देखिए बिना पहले ऑप्शंस मतलब सब्जेक्ट की ओर आए तो यहाँ पर ऑल ह्यूमन बीइंग्स की बात हो रही है सर. ऑल ह्यूमन बीइंग्स मींस सभी पीपल की बात हो रही है माय डियर फ्रेंड्स. उसके बाद जो हमारी ऑक्सिलरी वर्ब यूज हुई है वो हुई है मस्ट. हमारा ये हमारी मॉडल है सर, ये हमारा मॉडल वर्ब है. ये हमारा कौन सा वर्ब है, ये मॉडल ऑक्सिलरी है. और मॉडल के बाद हमें पता है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होती है, ये भी बहुत अच्छे से ठीक यूज किया गया है सर. उसके बाद आया टू के बाद लिव यानी कि इन्फिनेटिव का यहाँ पर यूज हुआ है 2 + E1 और उसके बाद हमारे पास जो इन यूज हुआ है वो इन यूज हुआ है हमारा प्रेपोजिशन. सो बात क्या हो रही है कि यहाँ पर टू लिव इन डैश विद नेचर और नेचर नाउन है और यहाँ पर इसके साथ भी हमारा क्या यूज हुआ है, यहाँ पर हमारा ये फिर हमारा एज अ प्रेपरेशन यूज हुआ है. अब हमारे पास जो ऑप्शन है यानी कि ये ऑप्शंस जो गिवन है वो सारे के सारे हमारे क्या है सर, नाउन है. ये नाउन क्या है, काइंडनेस भी हमारा नाउन है, प्लेजर भी हमारा नाउन है, एडमायरेशन भी हमारा नाउन है और हार्मनी भी हमारा नाउन है. लेकिन अगर देखा जाए तो हम इस क्वेश्चन के इस चारों के चारों ऑप्शंस के आंसर बना सकते हैं. क्या कहा मैंने, चारों के चारों हम ऑप्शंस को आंसर इसके बना सकते हैं. बट लग गया ना गाइस, उसकी भी एक कंडीशन है. वो कंडीशन क्या है आइए समझते हैं सर. क्वेश्चन ने क्या बोला है, मोस्ट एप्रोप्रिएट ऑप्शन. और ये क्वेश्चन हमारा ना एरर का नहीं है मेरे डियर फ्रेंड्स, माय फ्रेंड्स. ये क्वेश्चन हमारा एरर का नहीं है, ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक का. जो गिवन हमारे पास स्टेटमेंट है, गिवन वर्ड्स हैं, हमें उसी को देखते हुए ही उसका सुटेबल आंसर हमें फाइंड आउट करने की यहाँ पर नीड है. तो यहाँ पर उसके अगर हम देखें कि लिव के बाद कौन सी प्रेपोजिशन यूज हुई है, इन, और विद प्रेपोजिशन यूज हुई है नेचर से पहले. तो यहाँ पर हमें क्या, काइंडनेस बात करता है. काइंडनेस किस चीज की बात करता है, काइंडनेस आपको पता है काइंडनेस क्या है, एक क्वालिटी होती है सर. टू बीइंग अ काइंड, टू बीइंग अ काइंड हमारे इसकी बात करता है कि काइंडनेस का जो मीनिंग होता है टू बीइंग अ काइंड. ठीक है. प्लेजर एक बात करता है मतलब आनंद, उसकी मतलब एक आनंद की जब बात करें, कैसे खुशी की बात करें, मतलब प्लेजर उसकी बात कर रहा है. एडमायरेशन भी हमारा किस चीज की बात करता है, एडमायरेशन भी जस्ट प्रशंसा की बात करें या प्रशंसा पूर्वक कोई चीज हमारे साथ में हो या उसके लिए बात करता है. लेकिन जब हमने बात करी हार्मनी की सर, सो हार्मनी क्या है, हार्मनी का मतलब होता है सर तालमेल, यानी कि सामंजस्य होना कहीं पर या तालमेल का होना. अब जो हमारा क्वेश्चन हमसे कहता है कि ऑल ह्यूमन बीइंग मस्ट लर्न टू लिव इन डैश विद नेचर, यानी कि सभी ह्यूमन बीइंग्स का उनको सीखना है, सभी ह्यूमन बीइंग को सीखना है क्या करने की, टू लिव इन डैश विद नेचर, यानी कि नेचर के साथ में रहने के लिए क्या, तालमेल, यानी कि उनको नेचर के साथ में हार्मनी की नीड है. क्योंकि यहाँ पर हमारा प्रेपोजिशन इन यूज है और यहाँ पर प्रेपोजिशन विद यूज है. अगर मैं इस वजह से यहाँ पर इसका जो एप्रोप्रिएट आंसर हुआ वो हुआ हमारा ऑप्शन डी, यानी कि ऑप्शन 4 विल बी द करेक्ट आंसर. ठीक है. लेकिन अगर मैं चाहूं, अगर मैंने कहा कि सर मुझे इसका ऑप्शन ए यूज करना है तो मैं क्या करूंगा सर, सो आई नीड टू चेंज. यहाँ मुझे जरूरत है यहाँ पर कुछ प्रेपोजिशंस को चेंज करने की, कि मैं लिव के बाद जो प्रेपोजिशन इन यूज हुई है मैं उसमें कुछ चेंजेस लेकर आऊंगा. उसको मैं इनको हटा करके मैं वहां पर प्रेपोजिशन अनदर यूज करूंगा, विद को चेंज करूंगा, देन मैं काइंडनेस वहां पर सूट करूंगा सर. लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि ये क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स का. जो एप्रोप्रिएट वर्ड्स हमें गिवन है, जो लिमिटेशंस है क्वेश्चंस की, वो हमें स्पेशली ध्यान रखनी है. उसके बाद हम आगे मतलब उसमें नहीं कर सकते. तो इतना ही हमें रखना है कि यहाँ पर जो सबसे मोस्ट एप्रोप्रिएट जो आंसर होने वाला है वो हो रहा है हार्मनी, क्योंकि ये तालमेल की बात कर रहा है और यहाँ पर ह्यूमन बीइंग को नेचर के साथ तालमेल मींस हार्मनी बैलेंस करने की यहाँ पर नीड है. यानी कि उनको ये सीखने की नीड है कि नेचर के साथ कैसे वो बैलेंस करके, सामंजस्य करके मतलब वो कैसे रह सकते हैं, और ये चीजें उनको सीखनी है. क्योंकि प्रशंसा करके हम लोग नेचर के साथ में नहीं रह सकते हैं, एडमायरेशन करके ना ही हम प्लेजर के साथ में मतलब रह सकते हैं, और ना ही हम काइंडनेस के साथ में इस तरीके से हम लोग नेचर के साथ में रह सकते हैं. सो उम्मीद है गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा. आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर गाइस.
आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये दोबारा हमारा क्वेश्चन किसका आया है गाइस, ये क्वेश्चन दोबारा हमारा चेंज द वॉइस यानी कि एक्टिव एंड पैसिव वॉइस का क्वेश्चन आया है सर। किसका पैसिव क्वेश्चन है, एक्टिव और पैसिव का। पैसिव को भी हमने बहुत अच्छे से समझा और हमने ये देखा कि उसके अंदर कौन सी हेल्पिंग और किस टेंस में आती है और उसका पैसिव में क्या चेंज होता है। सो वो अगर आपको चार्ट एक बार अच्छे से समझ में आ गया होगा तो आप इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से आप कर सकते हैं। लेकिन देखते हैं पहले क्वेश्चन है क्या, आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू। गाइस अगर हम यहाँ देखें तो हमें वॉइस का जो क्वेश्चन है ये यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंस है। फर्स्ट सेंटेंस है आई रिग्रेट द वे और सेकंड सेंटेंस है आई ट्रीटेड यू। आई ट्रीटेड यू हमें ये बात करता है सर ये सेकंड फॉर्म की, और एज वी नो दैट कि सेकंड फॉर्म हमारा पास्ट इंडेफिनिट में ही आता है सर, पास्ट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में आता है। कौन सा सेकंड फॉर्म हमारा पास्ट इंडेफिनिट के सिर्फ पॉजिटिव मतलब एफर्मेटिव सेंटेंसेस में आता है। लेकिन जब उससे पहले मैंने एक सेंटेंस देखा आई रिग्रेट द वे, सो क्या इस सेंटेंस का ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है सर, क्योंकि हमें पता लग गया सर V2 है, V3 नहीं है, V2 है और V2 है और डायरेक्ट इसके बाद यूज हुआ है, तो ये तो सर किसका क्वेश्चन है, ये सिंपल सी बात है सर, हमने आइडेंटिफाई कर लिया इसको कि ये हमारा एक्टिव का क्वेश्चन है, ये पैसिव का नहीं है। सो साइड सी बात है, हमें इसको ट्रांसफॉर्म करना है इनटू पैसिव, पैसिव के अंदर हमें इसके अंदर चेंजेस लेकर आने। तो पैसिव क्या है एक बार उसको देख लेते हैं। लेकिन पहले हमारा क्वेश्चन क्या है, आई रिग्रेट द वे आई ट्रीटेड यू। सो आई रिग्रेट द वे, आई रिग्रेट व्हाट। अब क्या ऐसा पॉसिबल है कि हर एक सेंटेंस का वॉइस के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन किया जा सकता है? ऐसा पॉसिबल है गाइस? नहीं गाइस, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हमारे पास कुछ रिस्ट्रिक्शन होती है जिसके अंदर हम पैसिव को चेंज नहीं कर सकते। क्या कि अगर वो हमारे पास क्या हो, जब यहाँ पर कोई इंट्रांजिटिव वर्ब हो। कौन सी वर्ब हो गाइस? इंट्रांजिटिव वर्ब अगर होती है तो उसका कभी भी चेंज नहीं होता है। या फिर सेंटेंस में हमारे पास नॉन एक्शन हो। कैसा हो? नॉन एक्शन हो सर। तो ये क्या है? नॉन एक्शन। नॉन एक्शन के अंदर सबसे पहली जो हमारी कैटेगरी आती है वो गाइस आती है स्टेटिव वर्ब की। कौन से वर्ब की कैटेगरी आती है? स्टेटिव वर्ब। यानी कि स्टेटिव वर्ब जो होती है उसका कभी भी पैसिव में चेंज नहीं हो जाता, जैसे कि बी, बिकम, लुक, सेम, एसेट्रा। उसके बाद आती है पोजीशन की सर। अगर पोजीशन कहीं पर हो तो पोजीशन में यानी कि जैसे कि मैंने बात किया हैव, बिलोंग, ऑन, एसेट्रा, या फिर गाइस हमारा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आप सभी को पता है सर, जैसे कि माई सेल्फ, हिमसेल्फ, एसेट्रा। सो इनका कभी भी अगर सेंटेंस में आपको नॉन एक्शन दिख जाए, स्टेटिव वर्ब दिख जाए, स्टेटिव वर्ब दिख जाए, स्टेटिव वर्ब दिख जाए, पोजीशन दिख जाए या फिर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन दिख जाए, तो इनका कभी भी चेंज नहीं होता है सर, इनका चेंज नहीं होता है। और क्या सर, और भी कुछ है जिनका चेंज नहीं होता है? हाँ जी गाइस, और भी हैं जिनका चेंज नहीं होता है। आइए समझते हैं क्या है। देखिए जो वर्ब है ना, वॉइस के अंदर हमें वर्ब को पहचानना होता है और वर्ब के साथ ही हमें ऑब्जेक्ट को देखना होता है। यहाँ पर गाइस वर्ब होती है दो प्रकार की सर। पहला टाइप है वो है ट्रांजिटिव वर्ब। कौन सी वर्ब माय डियर फ्रेंड्स? ट्रांजिटिव वर्ब। और सेकंड जो वर्ब है वो है इनट्रांजिटिव वर्ब। तो ट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है सर? ट्रांजिटिव वर्ब वो होती है जिनका रिलेशन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में हो माय डियर फ्रेंड। किसके साथ में हो? जिनका रिलेशन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ में हो। अगर उनका रिलेशन ऑब्जेक्ट के साथ में है ना माय फ्रेंड, तो उनका पैसिव भी बनेगा सर। उनका पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन भी हमारा इजी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि पैसिव के लिए सबसे पहले हमें नीड होती है ऑब्जेक्ट की सर। अगर ऑब्जेक्ट ही नहीं होगा, अगर किसी वर्ब का रिलेशन ही ऑब्जेक्ट के साथ नहीं होगा, तो हम उसका कैसे पैसिव में ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं? तो सबसे पहली जो नीड है वो है हमें ऑब्जेक्ट की सर। सो ऑब्जेक्ट हो, अगर ऑब्जेक्ट होगा तो पैसिव बनेगा, पैसिव बनेगा तो ये जो वर्ब है इसकी पहचान हम कैसे होगी कि कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव है, कौन सी वर्ब ट्रांजिटिव नहीं है। कि अगर जो वर्ब हमें किसका आंसर दे, जो वर्ब हमें व्हाट का आंसर दे और होम का आंसर दे, वो वर्ब हमारी ट्रांजिटिव होगी। कौन सी होगी गाइस? ट्रांजिटिव वर्ब होगी। आइए देखते हैं इनट्रांजिटिव वर्ब कौन सी होती है। इनट्रांजिटिव वर्ब होती है मेरे दोस्तों जिनका ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन नहीं होता है, जिनका ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन नहीं होता है। अगर उनका ऑब्जेक्ट के साथ रिलेशन है और कभी कभी इसमें ऑब्जेक्ट भी नहीं होता है, तो उनका गाइस पैसिव भी नहीं बनेगा, पैसिव भी उनका नहीं बनेगा। और ये जो वर्ब है यानी कि इनट्रांजिटिव वर्ब हमें कैसे पता लगेंगे कि वो कौन सी वर्ब है?
तो वो हमारा क्या कहते हैं, किसका किसका आंसर देती है माय डियर फ्रेंड, वो वर्ब हमें आंसर देती है व्हेन का, हाउ का और वेयर का। ये वर्ब हमें हाउ व्हेन वेयर का आंसर देती है, तो हमारी इंट्रांसिटिव वर्ब कहलाती है। क्लियर हुआ? ठीक है। सो ये हमारा ये ऐसे वर्ब हैं जिनके पैसिव नहीं बनता है, यानी कि पैसिव नहीं बनता है। तो यहाँ पर आई रिग्रेट द वे, जो ये रिग्रेट है ना, ये यहाँ पर ये हमारा क्या बताता है, ये एक हमारे नॉन एक्शन को डिनोट करता है। तो अभी ये नॉन एक्शन है तो इसका ट्रांसफॉर्मेशन तो सर हो नहीं से रहा, तो ये तो सेम आप ऑप्शंस में भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर सारे के सारे देखिए आई रिग्रेट द वे, आई रिग्रेट द वे, आई रिग्रेट द वे, आई रिग्रेट द वे, सभी के अंदर सेम ही हमारा ये आई रिग्रेट द वे सेम सेंटेंस यूज किया गया है, बिकॉज इसका ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता, बिकॉज ये नॉन एक्शन की फॉर्म में सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बचा सेंटेंस हमारे पास आई ट्रीटेड यू। अब ट्रीटेड हमें पता है कि सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म बोले तो सर किस कौन सा, सर ट्रीटेड फॉर्म है हमारा पास्ट इंडेफिनिट। अब पास्ट इंडेफिनिट है तो पास्ट इंडेफिनिट में सर अगर मैं इसका पैसिव बनाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए यहाँ पर, सर वॉज वर्ब चाहिए प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए सर। सो आइए देखिए वॉज वर्ब क्या है और वो क्या है, और ऑब्जेक्ट देखिए ऑब्जेक्ट क्या है सर, ये अगर ये ऑब्जेक्ट है तो यहाँ पर मुझे ऑब्जेक्ट सबसे पहले दिखेगा, यू दिखा, यू दिखा, यहाँ पर आई दिखा, तो ये तो होने से रहा सर। यहाँ पर यू दिखा, ये भी हो सकता है, लेकिन इस यू के बाद वॉज वर्ब नहीं है, डायरेक्ट रेटेड है, तो ये ऑप्शन भी हमारा रेस से बाहर हुआ, तो ये भी हमारा आंसर नहीं हो सकता। बचे हमारे पास ऑप्शन फर्स्ट और सेकंड सर, दोनों में से कौन सा हमारा करेक्ट आंसर होगा, तो दोनों में से जो आंसर रहने वाला है सर देखिए क्या ये आंसर प्रेजेंट सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूअस क्या है, नहीं है। सो सर बीइंग की क्या नीड है यहाँ पर, तो ये भी ऑप्शन हमारा आउट हुआ बात रेस से, तो वन एंड ओनली ऑप्शन हमारा कौन सा बचा, सेकंड ही हमारा आंसर बचा, और सेकंड हमारा आंसर क्या है, आई रिग्रेट द वे यू वर ट्रीटेड बाय मी। कैसे पता चला सर, यू के साथ वर्ब भी आ गया और वर्ब के साथ ये ट्रीटेड हमारी एज अ थर्ड फॉर्म यूज हो गई, और उसके बाद ये सुटेबल प्रेपोजिशन, क्योंकि ये जो एजेंट है ये हमारा एजेंट कैसा है, ये एजेंट हमारा लिविंग है, तो इस वजह से ये क्वेश्चन हमारा इसका आंसर क्या हुआ, सेकंड ऑप्शन हुआ, इसका हमारा करेक्ट आंसर होगा। उम्मीद है गाइस आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन गाइस हमारा वोकैब का है सर। वोकैब क्या है, वोकैब बेसिकली क्या है, एंटोनिम है, सिनोनिम्स है, ओडब्ल्यूएस है, हमारा इडियम फ्रेजेस है, ठीक है, ये सारे के सारे हमारे वोकैब के पार्ट्स हैं सर, वोकैबुलरी हमारी होती है जो। अब इसके अंदर जो वर्ड हमें गिवन है वो एंटोनिम हमें दिया हुआ है। एंटोनिम हमें, एंटोनिम का मतलब आप सभी जानते हैं माय डियर फ्रेंड्स के, एंटोनिम वो होते हैं जिसका हमें क्या फाइंड आउट करना होता है, जिसका हमें अपोजिट वर्ड को फाइंड आउट करना होता है सर। क्या बताना होता है, अपोजिट वर्ड हमें बताना होता है। अब लेकिन अपोजिट किसका बताना है, सो अपोजिट माय डियर फ्रेंड आपको बताना है किसका, एनिमोसिटी का सर। किसका, ये हमारा वर्ड है, क्या है गाइस हमारा ये हमारा वर्ड है जिसका हमें क्या बताना है दोस्तों, इसका हमें अपोजिट वर्ड बताना है। अब एनिमोसिटी का तो सबसे पहले हम देखिए, एनिमोसिटी का हम अपोजिट तो तब बताएंगे ना, एंटोनिम्स तो तब बताएंगे जब हमें इसके वर्ड का मीनिंग पता होगा। मीनिंग पता होगा कि रियल में एनिमोसिटी का मीनिंग है क्या। सो एनिमोसिटी का जो मीनिंग है वो क्या है, इट्स अ फीलिंग, है ना, एन एंगर फीलिंग। ये कैसी फीलिंग है, एक ये एंगर फीलिंग को डिनोट करता है सर। एनिमोसिटी क्या है, एक एंगर फीलिंग है सर, और ये एक ऐसी एंगर फीलिंग है, जब ये एंगर इसमें वर्ड आ गया तो एंगर से ही हमें पता समझ में आ गया कि ये जो वर्ड है वो कैसा वर्ड है माय डियर फ्रेंड्स, ये नेगेटिव वर्ड है। सो सिंपल सी बात है, एनिमोसिटी का मीनिंग क्या है, एन एंगर फीलिंग। अब एन एंगर फीलिंग है तो हमारा क्या है, ये एक क्या कहते हैं नेगेटिव वर्ड है। अब नेगेटिव वर्ड है तो इसका एंटोनिम कैसा होगा, क्या नेगेटिव होगा, क्या एक नेगेटिव वर्ड का एंटोनिम नेगेटिव हो सकता है, नहीं सर। नेगेटिव वर्ड का एंटोनिम तो पॉजिटिव हो सकता है और पॉजिटिव वर्ड का एंटोनिम इसका नेगेटिव हो सकता है। अगर नेगेटिव वर्ड का सिनोनिम की हम बात करें तो सिनोनिम ही हमारा उसका क्या होगा, एंटोनिम ही, मतलब उसका सिनोनिम ही क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, सो आइए देखते हैं सर। सरकाज़म फर्स्ट वर्ड है हमारा सरकाज़म सर। सरकाज़म का मीनिंग क्या है सर, सरकाज़म इट्स अ वे, ठीक है ना, यूजेस ऑफ वे ऑफ स्पीकिंग एंड अ वे ऑफ टॉकिंग। ऐसा वे कि आप कहना कुछ और जाते हैं, उसके वर्ड का मीनिंग कुछ निकल के और आए जवाब सरकार, यानी कि वहां पर जहां पर आप बात करें सर कटाक्ष की, सर किसकी बात करें, कटाक्ष की। जब हम कटाक्ष किसी को करते हैं सर, सो ये भी अपने आप में कैसा वर्ड हुआ माय डियर फ्रेंड, ये भी एक अपने आप में नेगेटिव वर्ड हुआ सर। बिटरनेस भी अपने आप में, बिटरनेस ये सिनोनिम है सर, किसका सिनोनिम है, ये एनिमोसिटी का सिनोनिम है सर बिटरनेस। तो क्योंकि ये भी अपने आप में कैसा वर्ड है, ये भी अपने आप में नेगेटिव वर्ड है सर। कंटेमिनेशन ये एक ऐसी प्रोसेस की बात करता है सर, किसकी बात करता है, ये एक ऐसी प्रोसेस की बात करता है, प्रोसेस ऑफ मेकिंग समथिंग डर्टी।
यानी कि एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी को मतलब किसी चीज को डर्टी बनाता है। जब इसमें वर्ड ही एक हमारा नेगेटिव यूज हुआ कि ये वर्ड कैसा है, नेगेटिव, तो ये वर्ड भी अपने आप में कंटेमिनेशन कैसा वर्ड हुआ, सो ये वर्ड भी अपने आप में कैसा वर्ड हो गया, नेगेटिव वर्ड हो गया। तो ये भी इसका ऑप्शन नहीं रहने वाला। बात करते हैं बेनेवोलेंस की। सो बेनेवोलेंस एक अपने आप में पॉजिटिव वर्ड है और यही इसका, और हमें नहीं पता कि ये पॉजिटिव है क्या है, लेकिन हमें इन तीनों का पता था तो फिर भी मान लिया हमने ये इसका, यही हमारा करेक्ट आंसर है। क्यों? क्योंकि ये बेनेवोलेंस पढ़ने में ही फेक हमें सेंस दे रहा है कि ये हमारा एक पॉजिटिव वर्ड है, और बेनेवोलेंस एक पॉजिटिव सेंस की बात करता है, एक पॉजिटिव वर्ड की बात करता है, और ये इसी वजह से यही इसका आंसर, हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो यही आंसर इसका मार्क किया जाएगा। क्योंकि सरकाज़म भी कटाक्ष की बात करता है, नेगेटिव वर्ड है, बिटरनेस भी एक नेगेटिव वर्ड है, और कंडेमिनेशन भी हमारा एक नेगेटिव वर्ड है। सो बचा कौन सा? ऑप्शन बी। सो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर बिकॉज वो बेनेवोलेंस इट्स अ पॉजिटिव वर्ड। उम्मीद है गाइस समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे सर, आगे अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। अगेन हमारे पास एक और क्वेश्चन आया, जो क्वेश्चन है हमारे पास चेंज द वॉइस। सर अगेन चेंज द वॉइस का क्वेश्चन हमारे पास आया, और उसमें क्वेश्चन क्या है, आई ओ अ बिग डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माय मेंटर मिसेस पल्लवी दत्ता। सर यहाँ पर जो क्वेश्चन है आई ओ, सर ये हमारा सब्जेक्ट है, ये हमारी वर्ब है, और ये आई ओ अ बिग डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। यहां तक कि मैं अगर बात करूं तो ये हमारा ग्रेटिट्यूड तक हमारा ये क्या बना, ये ऑब्जेक्ट बना चाहिए। क्यों? क्योंकि आई ओ व्हाट, इस वर्ब ने हमें इसका क्या आंसर दिया, व्हाट का आंसर दिया। तो इस वर्ड से हमें पता चला कि बिग डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड टू माय मेंटर। सो ये हमारा क्या बना, ये पूरा का पूरा हमारा क्या बना मेरे भाई, ये गाइस क्या बना, ये ऑब्जेक्ट बना। जब ऑब्जेक्ट बना तो सबसे पहले यही आना चाहिए। सर देखिए सभी में यही आया हुआ है, सभी में यही आया हुआ है ना, ठीक है। अब हमें देखना है कि इसमें टेंस कौन सा यूज हुआ है। टेंस देखा तो हमने ओ, और सर हमारी यहाँ पर कौन सी फॉर्म है माय डियर फ्रेंड, और हमारा यहाँ पर V1 है, यानी कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अगर मुझे इसकी सेकंड फॉर्म की नीड है तो और लिखूंगा, और थर्ड फॉर्म की नीड है तो मैं इसमें भी डी लगा दूंगा, और ये बन जाएगी हमारी थर्ड फॉर्म। अब मुझे सर्च करना है इसमें से थर्ड फॉर्म कहाँ है सर। सर देखिए थर्ड फॉर्म ये नहीं, ये नहीं है, ये तो ये आंसर भी हमारा नहीं हुआ क्योंकि इसमें थर्ड फॉर्म ही नहीं है सर। इसमें देखते हैं, इसमें है, हो सकता है इसमें भी है, इसमें भी है, ठीक है। तो हमारे पास एक ऑप्शन तो हमारा वैसे ही बाहर चले गया, बचे हमारे पास ऑप्शन 3। अब 3 में से हमें क्या देखना है, पहला ऑप्शन में देखना है कि हमें मिला, लेकिन टेंस कौन सा है सर, प्रेजेंट इंडेफिनिट, क्योंकि ये V1 यूज हुआ है। अब V1 यूज हुआ है तो V1 तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में आता है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के वॉइस हमारा क्या कहता है सर, हेल्पिंग ऑफ क्या आती है उसमें, इज एम आर प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। सो अब देखिए अगर इज एम आर, अब हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है, अ बिग डेट ऑफ ग्रेटिट्यूड। अब देखिए आ लगते ही हमारा यहाँ पर सिंगुलर है, सिंगुलर है तो सर हैड बीन तो आने से रहा सर ये, क्योंकि हमें तो इज एम आर की नीड है हमारे यहाँ पर। सर इसमें वॉज है, जब प्रेजेंट है तो वॉज कैसे आ जाएगा, ये भी, ये तो पहली बार था सर हमारा, फिर भी हमने देख लिया। और विल बी सर जब बात ही प्रेजेंट की हो रही है तो ये विल बी फ्यूचर कहां से आ गया। सो एक ही हमारा बचा, कौन सा, ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट आंसर। कैसे बचाना, कि सिर्फ और सिर्फ हमने एक मेन वर्ब से और एक हमने हेल्पिंग वर्ब से ही हमारा क्वेश्चन पूरा का पूरा सॉल्व हुआ, और यही हमारा फाइनल आंसर हुआ, यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर है। उम्मीद है सर आपको ये समझ में आया होगा कि क्या है और क्या नहीं है इसका करेक्ट आंसर। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर सर। जी सर, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सर, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द नरेशन। अब क्वेश्चन गाइस आया है नरेशन का हमारे पास। अभी तक जो हम लोग क्वेश्चंस कर रहे थे वो कर रहे थे वॉइस के, हमने उसके बीच में एंटोनिम का क्वेश्चन देखा, उसके बीच में फिल इन द ब्लैंक्स देखा, और अब क्वेश्चन आया हमारे पास नरेशन का। नरेशन क्या है सर, नरेशन आप सभी को पता है। चलिए पहले इसको समझने से पहले, इन क्वेश्चन को मतलब देखने से पहले एक बार नरेशन की बात कर लेते हैं हम लोग। नरेशन है क्या सर, माय डियर फ्रेंड आप सभी जानते हैं कि नरेशन है क्या। सो नरेशन होता है स्पीच, और स्पीच हमारे पास दो होती है, एक होती है हमारे पास स्पीच डायरेक्ट, माय डियर फ्रेंड, कौन सी स्पीच होती है, डायरेक्ट, और सेकंड स्पीच होती है हमारे पास इनडायरेक्ट। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जब स्पीकर्स के वर्ड्स को कोट किया जाता है सर, स्पीकर्स के वर्ड्स को क्या किया जाए, कोट किया जाए, और फिर उन्हीं स्पीकर्स के वर्ड्स को फिर इनडायरेक्ट में क्या कर दिया जाता है, मैनिपुलेटेड कर दिया जाता है। माय डियर फ्रेंड क्या कर दिया जाता है, मैनिपुलेटेड कर दिया जाता है। उन्हीं स्पीकर्स के वर्ड्स को क्या कर दिया जाता है, मैनिपुलेट कर दिया जाता है, तो हमारा इनडायरेक्ट स्पीच कहलाता है। ठीक है, इसके अंदर सिंपल सी बात है, अगर मान लीजिए हमारा डायरेक्ट स्पीच के अंदर, सिंपल सा ध्यान रखना है, अगर टेंस हमारा डायरेक्ट स्पीच के अंदर प्रेजेंट है
सो वो इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर टेंस हमारा क्या हो जाएगा, पास्ट। यानी कि अगर इनडायरेक्ट स्पीच के अंदर प्रेजेंट टेंस है तो इनडायरेक्ट में वो क्या बनेगा, हमारा पास्ट टेंस की बात करेगा, खत्म बात से। ठीक है, सिंपल सा, सबसे मेन इंपॉर्टेंट यही है कि अगर डायरेक्ट स्पीच में प्रेजेंट टेंस है तो वो पास्ट हो जाएगा, और अगर वो पास्ट टेंस है तो वो ये फिर मोर पास्ट में चेंज हो जाएगा। और अगर यहां पर फ्यूचर टेंस है, यानी कि यहां पर विल शैल यूज हुआ है जो फ्यूचर को डिनोट करता है, तो यहां पर ये विल शैल हमारा चेंज हो जाएगा वुड के अंदर। नरेशन के अंदर सबसे मेन कॉन्सेप्ट तो ये अप्लाई होता है सर। ठीक है, उसके बाद इसमें कुछ प्रोनाउंस की बात होती है, पर्सनल प्रोनाउन जो चेंज होते हैं, पर्सनल प्रोनाउन कैसे चेंज होते हैं कैसे नहीं होते, वो उम्मीद है आप सभी को आता होगा सर। देखते हैं सर क्वेश्चन, शायद इसी से हमें आंसर मिल जाए। मिसेस सेठी सेड टू हर स्टूडेंट, वुड यू लाइक टू गो आउटडोर्स फॉर द योगा क्लास, आई एम सॉरी। सो यहां पर जो है वो मिसेस सेठी है जो कहती है ये, तो ये मिसेस सेठी गाइस हमारा है यहाँ पर स्पीकर वो होता है जिसको जो कहने वाला होता है, यानी कि जो कह रहा होता है। सेड टू हमारा यहाँ पर गाइस रिपोर्टिंग वर्ब हुआ, और हर स्टूडेंट यहाँ पर ये क्या हो गया, यहाँ पर लिस्नर हो गया। यानी कि मिसेस सेठी किससे बात कर रही है, मिसेस सेठी बात कर रही है अपने स्टूडेंट से, तो ये हमारा लिस्नर हुआ। बोलने वाली कौन है, स्पीकर कौन है, मिसेस सेठी, और सुनने वाले कौन है, स्टूडेंट, यानी कि क्वेश्चन। ये जो वर्ड यूज, ये जो कॉमास अगर आप देख रहे हैं तो ये कॉमास को बोला जाता है इन्वर्टेड कॉमा माय डियर फ्रेंड, और ये बहुत ज्यादा यूज किया जाता है हमारा इसमें। ठीक है, अब ये अगर हमारा सब्जेक्ट है और ये V1 है तो हेल्पिंग अप का है, हेल्पिंग अप यहाँ पर है सर। और हेल्पिंग अप अगर सब्जेक्ट से पहले है तो इट मींस कि ये हमारा कैसा क्वेश्चन है, ये हमारा इंटरोगेटिव क्वेश्चन है। वो चीज हमें यहां से भी पता चल रही है सर, इंटरोगेटिव से। सो अब जो रिपोर्टिंग ऑफ हमारी सेट 2 है और पीछे इसके लिस्नर है, तो रिपोर्टिंग ऑफ तो चेंज किस में हो जाएगी, अगर लिस्नर है तो टोल्ड में चेंज हो जाएगी। लेकिन ऐसा कब होता है, जब सेंटेंस हमारा असर्टिव हो, यानी कि असर्टिव बोले तो या तो नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो। लेकिन अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव है तो ये सेट 2 चेंज होगा किसमें, आस्क्ड में। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर पास्ट की बात हुई है तो ये आस्क्ड में चेंज होगा, क्योंकि सेंटेंस हमारा कैसा है माय डियर, इंटरोगेटिव है। सो अब हमें यहाँ देखना है कि सेट 2 की जगह हमारे पास आस्क्ड कहाँ पर है सर, आस्क्ड यहाँ पर है, आस्क्ड यहाँ पर है, ये टोल्ड है ये नहीं होगा, ये सेट 2 है ये नहीं होगा। सिंपल सी बात, इसी चीज से हमने दो क्वेश्चंस को अपने दो ऑप्शंस को हमने बाहर किया, और अभी हमारे पास लड़ाई है सिर्फ और सिर्फ हमारे दो ऑप्शंस के अंदर, पहला और फर्स्ट और सेकंड के अंदर। उसके बाद हमें देखना है कि ये जब इंटरोगेटिव के बाद आता है तो यहाँ पर सर ये लिस्नर हो गया, इसके बाद ये इनको बोलते हैं हम लोग कंजंक्शन सर। और यहाँ पर दूसरा कंजंक्शन तो है ही नहीं सर, यहाँ पर इन्होंने अबाउट से यूज किया हुआ है, क्योंकि ये हमारा एक ये मतलब सेंटेंस हुआ, और इस वाले सेंटेंस को, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं सर, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को हम लोग किस नाम से जानते हैं, इस पूरे के पूरे सेंटेंस को हम लोग जानते हैं सर रिपोर्टेड स्पीच के नाम से। रिपोर्टेड स्पीच के नाम से। सो रिपोर्टेड स्पीच और स्पीकर, रिपोर्टिंग ऑफ और लिसनर के बीच में जब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं इनटू इनडायरेक्ट स्पीच, तो बीच में हमें कंजंक्शन की नीड होती है। अगर ये सेंटेंस हमारा, यानी कि अगर रिपोर्टेड स्पीच हमारी पॉजिटिव है, तो वो अगर वो असर्टिव है तो असर्टिव के लिए वहां पर कंजंक्शन यूज होता है हमारा दैट माय डियर फ्रेंड। लेकिन अगर ये असर्टिव है तो यूज होगा दैट। अगर ये रिपोर्टिंग स्पीच हमारी क्या है, इंटरोगेटिव है, तो वहां पर यूज होता है माय डियर फ्रेंड या तो वेदर या फिर यूज होता है हमारा इफ, या तो वेदर यूज होता है या फिर हमारा यूज होता है इफ। तो यहाँ पर हमें देखिए अबाउट तो होने से रहा सर, तो इसलिए हमारा जो आंसर है वो क्या मिला हमें कि यहाँ पर वेदर है, यहाँ पर आस्क्ड मिल गया, और यहाँ पर जो ये यू का प्रोनाउन यानी कि यू इसके लिए हर स्टूडेंट्स के लिए आया, यहाँ पर प्रोनाउन दे हुआ, तो इसी वजह से हमारा आंसर जो मार्क हुआ वो हमारा आंसर बना वो ऑप्शन ए बना, ना कि हमारा ऑप्शन
मतलब और कोई बना, क्योंकि ये दोनों तो हमारे पहले ही बाहर हो गए थे, क्योंकि इनके अंदर हमारे पास आर्क्स नहीं था और आर्क्स इन दोनों में था, तो इन दोनों से हमें ये मिल गया। उम्मीद है गाइस आपको नरेशन का क्वेश्चन हमारा समझ में आया होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं गाइस, और ये आज आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है सर। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द वॉइस। अगेन यहाँ पर क्वेश्चन आ गया हमारा वॉइस को चेंज करने के लिए, और ये एक्टिव एंड पैसिव की बात कर रहे हैं फॉर्म द गिवन सेंटेंस। आई थिंक ये क्वेश्चन हम तो कर चुके हैं। ओके, ये क्वेश्चन गाइस रिपीट है, ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं, ये रिपीट हो गया। इसका आंसर तो हमने बोला था, ये रिपीट क्वेश्चन है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी वॉइस का ही है सर हमारा। माई फ्रेंड परसुएटेड मी दैट आई शुड फॉरगिव हिम। ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। देखिए यहाँ पर हमारे पास है एक क्वेश्चन बना, ये माई फ्रेंड्स परसुएटेड मी, उसके बाद बीच में आया दैट, और दैट के बाद आया आई शुड फॉरगिव हिम। सर दैट ये क्या है? दैट अगेन यहाँ पर किस चीज का काम कर रहा है मेरे भाइयों? कंजंक्शन का काम कर रहे हैं, और कंजंक्शन हमें पता है कि दो सेंटेंस को कनेक्ट करने का काम कर रहे हैं। यहाँ पर कितने सेंटेंस कनेक्ट किए जा रहे हैं? यहाँ पर 2 सेंटेंसेस कनेक्ट किए जा रहे हैं। फर्स्ट सेंटेंस ये है, सेकंड सेंटेंस ये है। अब क्या यहाँ पर दोनों सेंटेंसेस का ट्रांसफॉर्मेशन होगा सर पैसिव के अंदर? हाँ जी सर। कैसे? ये चीजें हमें चेक करनी है सर। सर परसुएटेड का मतलब क्या होता है? परसुएटेड का मतलब किसी भी चीज को मतलब कन्विंस कराना या राजी करना, अपनी बात मनवाना, ये हमने उसको राजी कर लिया। सो परसुएट उसने किसको किया? उसने मी को, यानी कि यहाँ ऑब्जेक्ट मी को उसने परसुएट किया, और यहाँ पर इसका ऑब्जेक्ट भी है मी सर। और आई शुड फॉरगिव हिम, और उसने फॉरगिव किसको किया? किसको करना चाहिए सर? हिम को करना चाहिए। क्लियर हुआ? सो यहाँ पर मॉडल वर्ब है सर। मॉडल वर्ब अगर हमारा एक्टिव में होगा तो हमें पता है एक्टिव में मॉडल वर्ब के बाद V1 आता है, लेकिन अगर हम इसका पैसिव में चेंज करेंगे तो कोई भी मॉडल वर्ब हुई तो हम उसके बाद पार्टिसिपल बी लगा करके थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, क्योंकि एवरी मॉडल वर्ब के बाद हम लोग एक्टिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं, लेकिन पैसिव में हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म की नीड होती है। सो उस थर्ड फॉर्म को लाने के लिए माय डियर, उस थर्ड फॉर्म को लाने के लिए हमें जो मेन वर्ब की नीड है वो मतलब थर्ड फॉर्म है, और मॉडल वर्ब के बाद तो वन फर्स्ट फॉर्म फॉलो होती है, इसलिए हमें पार्टिसिपल की, यहाँ हमने इसको पार्टिसिपल यूज किया। इस पार्टिसिपल को हमने यूज करके फिर इसके पीछे ही हमने थर्ड फॉर्म को यूज कर लिया। यही रीजन है पार्टिसिपल को यूज करने का हमारा, थर्ड फॉर्म को लाने के लिए, पैसिव के कॉन्सेप्ट को बरकरार रखने के लिए। सो पहला क्वेश्चन हमारा ये है, पहला सेंटेंस माय फ्रेंड्स परसुएटेड मी, तो इस मी का ऑब्जेक्ट क्या बनेगा? ये ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर क्या बनेगा? आई बनेगा। आई किसके अंदर है? आई 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 चारों के अंदर है सर। सर ये परसुएटेड कौन सी फॉर्म है? V2 है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट है। पास्ट इंडेफिनिट बोले तो सर पास्ट इंडेफिनिट में V2 आती है, अगर पॉजिटिव सेंटेंस है, नेगेटिव और इंटरोगेटिव डिड प्लस V बनाता है। सो ये तो उसका चेंज हमने देखा था पहले भी, अभी क्वेश्चंस देखे हमने 2 से 3 क्वेश्चंस, तो उसमें क्या होना चाहिए? तो उसमें वॉज वर प्लस V3 आना चाहिए। तो वॉज वर है तो सब्जेक्ट क्या है? आई। आई के साथ क्या आएगा? वॉज आएगा, तो ये विल हमारा बाहर हुआ, एम बाहर हुआ, ये विल बार हुआ। पूरा क्वेश्चन हमने देखा नहीं, सेकंड वाले का ट्रांसफॉर्मेशन हमने देखा नहीं, सिर्फ इन 2 वर्ड से ही हमने आंसर को मार्क कर लिया, और यही हमारा आंसर हुआ कि आई वाज परसुएटेड बाय माय फ्रेंड्स दैट ही शुड बी फॉरगिवन। यही हमारा आंसर हुआ। कैसे? अगर हमारा चार्ट क्लियर है कि हमें सिर्फ पता है कि कौन से टेंस की हेल्पिंग वर्ब कौन सी आनी है, तो हम बहुत अच्छे से बहुत कम समय के अंदर, हमने ऑप्शंस पढ़ने की नीड नहीं है सारे के सारे के क्या ऑप्शंस गिवन है क्या नहीं है। अगर हमें इनिशियली अगर हमें रेफरेंस मिल जाएगा, अगर ऐसा होगा ऐसा होगा ऐसा होगा, तो बस ये, और इसी के बाद से हमने आई चेक किया, आई चारों में आई कॉमन था, लेकिन चारों में वॉज कॉमन नहीं था, वॉज सिर्फ एक ही में था दोनों में, तो वही हमारा अल्टीमेटली आंसर हुआ। तो यही हमारी ट्रिक है, यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि एक बार बेस को अच्छे से समझिए और उसके बाद क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए अच्छे से अच्छी, और कम से कम टाइम में क्वेश्चन के आंसर्स को लाने की कोशिश कीजिए। ये तभी आ सकती है जब प्रैक्टिस करेंगे। तो इसी के साथ हमारे साथ जुड़े रहिए मेरे दोस्तों, मेरे माय फ्रेंड्स। उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो, आज का लेक्चर आपको बहुत अच्छा पसंद आया होगा और आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में। और इसी के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें।